नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। तो दोस्तों, एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि कार परचेस करना ज़रूरत है या कार परचेस एक स्टेटस सिंबल है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि घर खरीदने के पहले कार परचेस करते हैं, वो भी ईएमआई पे, और उसके बाद बोलते हैं कि पैसे बचते नहीं या सेविंग हम कर नहीं सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में कि हम अपना ड्रीम कार परचेस का प्लानिंग कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। विद प्लानिंग के साथ कैलकुलेशन भी लेंगे कि कैलकुलेशन के साथ हमें कैसे हम पहले से ही अपना प्लान करके अपने ड्रीम कार के गोल अचीव कर सकते हैं और अपने ईएमआई से ट्रैप से बच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा हार्ड फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि 80% जो इंडिया में कार परचेस होती है वो होती है लोन पे होती है, और जो कार लोन का जो टेन्योर रहता है वो मैक्सिमम 5 to 7 ईयर्स तक टेन्योर रहता है मैक्सिमम जो कार लोग लोन पे लेते हैं। और जो ईएमआई लोग पे करते हैं, अपनी मंथली ईएमआई पे करते हैं, वो अपने इनकम के यानी उनकी मंथली इनकम के 15 से 25% तक वो ईएमआई में देते हैं कार के लोन पे। और कार की वैल्यू हर साल 10 से 15% गिरती है, यानी मतलब आप जब जिस दिन कार खरीदते हैं उसके बाद से कार की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है उसको। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो एक रमेश है, उनका एज 29 ईयर्स है और आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, वो बेंगलुरु में जॉब करते हैं। उनका जो मंथली इनकम है वो 70,000 है। उनका जब प्रमोशन हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ गाड़ी खरीद लेता हूँ, यानी कार खरीद लेता हूँ। तो उन्होंने कार खरीदा। उसका कार का प्राइस है 12 लाख रुपए कार का प्राइस है। उन्होंने डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए किया, और जो लोन है वो 11 लाख का लोन लिया 7 साल के लिए। तो उसका जो ईएमआई आ रहा था लोन का, वो आ रहा था 18,000 उनको मंथली ईएमआई आ रहा था उनके कार लोन का। पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का कॉस्ट पकड़ लेते हैं, 7,000 महीने का उनको लग रहा है। तो उनका ईएमआई प्लस पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ के टोटल हो जाता है 25,000 हर महीने का उनको खर्चा लग रहा था कार के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इनका रिजल्ट हो गया कि उनको ऑलमोस्ट उनकी सेविंग जीरो हो गई है। उनको जो एसआईपी का जो अमाउंट वो बंद करना पड़ा, और जो बाकी खर्चे के लिए भी उनको क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ा। इससे क्या हुआ? उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, रिग्रेट हुआ कि मैंने कार क्यों खरीदा। ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने कार खरीदा, ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ कि उसके प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कार परचेस की। तो ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये कहानी बहुत से लोगों की है जो कार परचेस कर लेते अपने मंथली इनकम के बजट से ज़्यादा और फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ कार परचेस के। तो पहला रूल है कार परचेस का प्राइस, यानी कितनी प्राइस की हमें कार परचेस करना चाहिए। तो उसका पहला रूल है आपके एनुअल इनकम के 50 to 60% आपके एनुअल इनकम के ही आपने कार परचेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन की मंथली इनकम 60,000 है, तो उसका जो एनुअल इनकम हो जाएगा 7,20,000 के आसपास एनुअल इनकम हो जाएगा। तो उन्होंने मैक्सिमम 3.5 से 4 लाख तक उन्होंने कार परचेस करना चाहिए। अगर उसके ऊपर कार परचेस खरीद रहे हैं तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकते हैं। वो है ईएमआई का रूल। ईएमआई का रूल मीन्स आपकी जो ईएमआई है कार परचेस के टाइम पे आप जो लोन लेते हैं उसकी ईएमआई मैक्सिमम 10 से 15% आपके मंथली इनकम से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की मंथली इनकम अगर 70,000 है तो उसका जो ईएमआई है 7,000 से 10,000 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर किसी का ईएमआई 18,000 है तो वार्निंग सही लें, उन्होंने ईएमआई ट्रैप से अपनों को बचाना चाहिए। तो थर्ड रूल है कार परचेस का, वो है डाउन पेमेंट का रूल्स। मीन्स आपके कार के प्राइस के 20 से 30% आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कार की प्राइस 10 लाख है तो उसका 2 लाख से 3 लाख आपको डाउन पेमेंट आपके पास चाहिए, तभी आपको कार परचेस करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा, और जो टोटल वैल्यू रहेंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो और फोर्थ रूल है कार परचेस करने का, वो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कार परचेस करना सिर्फ ईएमआई नहीं होता, उसमें आपका जो कॉस्ट लगता है वो फ्यूल का कॉस्ट लगता है, यानी आपको पेट्रोल की कॉस्ट लगती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट लगती है, उसका मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है, पार्किंग की कॉस्ट लगती है, और जो टोल्स और कुछ फाइनेंस होगी उसकी कॉस्ट लगती है। तो जो आपको आप कार परचेस करते हैं वो 5 साल में जो 10 लाख की कार है वो आपको 15 से 16 लाख तक हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर पर्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी इनकम और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग रहती है, तो उसके हिसाब से उसने कार परचेस का डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम न्यू कार ले, ओल्ड कार ले, या कार नहीं परचेस करें, ये डिसीजन आता है। तो मैंने जैसे बोला कि हर पर्सन की कंडीशन अलग रहती है। तो न्यू कार किसने परचेस करना चाहिए? जो जिसकी स्टेबल इनकम हो और जो स्टेबल जॉब हो और इसको लॉन्ग टर्म यूज़ हो, उसने न्यू कार परचेस करना चाहिए। सेकंड है, जिसने ओल्ड कार किसने परचेस करना चाहिए? जो न्यू बायर है, जो फर्स्ट टाइम बायर कर रहे हैं और उनका यूज़ ज़्यादा नहीं है, तो उसमें आप उनको ईएमआई कम लगेगी और डिप्रिसिएशन भी कम होगा। थर्ड है कि जिसने कार परचेस नहीं करना चाहिए, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे मेट्रो अवेलेबल है, लोकल अवेलेबल है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है और कैब ऑप्शन अवेलेबल है, तो उन्होंने कार परचेस नहीं करना चाहिए अगर उनके पास ये ऑप्शन है।
और जहाँ पे ट्रैफिक का भी इशू है। तो दोस्तों कार अपने ज़रूरत के लिए और कन्वीनियंस के लिए खरीदिए, पर अपने सोसाइटी स्टेटस के लिए और ईगो के लिए मत खरीदे, तो आप EMI ट्रैप में आ सकते हैं। तो कुछ स्मार्ट बाइंग ऑप्शन मैं बताता हूँ कार परचेस का। तो कार परचेस के पहले हमारे पास क्या चीज़ रहना चाहिए? हमारे पास इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। सेकंड है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहना चाहिए। और SIP को जो चल रही है उसको बंद नहीं करना, SIP में भी अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए। और हमारे ज़रूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से ही हमें कार खरीदना चाहिए। तो ये हो गया कार खरीदने के ऑप्शन और स्ट्रेटेजी। और जब अपना कार का लोन ख़त्म हो जाता है तो जो रिमेनिंग जो अपना जो EMI में जो पैसा जा रहा था उससे अपने को SIP या इन्वेस्टमेंट अपने स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों 5 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताता हूँ कार परचेस के। तो पहला है कार ये डिप्रिसिएटिंग एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड है जो EMI है आपका 10 से 15% आपके मंथली इनकम से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये सेकंड गोल्डन रूल है। थर्ड गोल्डन रूल है आपको जो SIP है वो कभी बंद नहीं करना है, आपके SIP स्टार्ट रखना है। अगर आप SIP बंद करके अगर कार परचेस कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकता है फ्यूचर में। और थर्ड गोल्डन रूल है कि डाउन पेमेंट जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। और फोर्थ गोल्डन रूल है कि अपना SIP कभी मत बंद कीजिए कार के EMI के चक्कर में, तो आपका SIP भी चालू रखिए। और फिफ्थ है कि कार हमें खुशी दे, फाइनेंशियल गिल्ट नहीं कि मैंने कार क्यों खरीदा। तो ये गोल्डन रूल अब हमेशा याद रखिए कार परचेस के टाइम पे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बात किया कि कार परचेस के प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कार परचेस करना होगा तो उसके डाउन पेमेंट के लिए अभी से ही आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपके SIP में या किधर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम अमाउंट आप डाउन पेमेंट करें और आप कम से कम आपका EMI से हम कार परचेस करें। तो हमें पहले से ही स्टार्टिंग से प्लानिंग करना चाहिए कार परचेस के लिए। तो उसके बारे में आज हमने देखा कि हम कैसे कार परचेस की प्लानिंग कर सकते हैं और किस चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं और कौन से रूल हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे लोन और जो EMI का ट्रैप रहता है वो है डेट मैनेजमेंट के बारे में, कि हम अपने लोन को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे हम जिसके पास अभी का लोन है उसको लोन को कैसे कम करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।